हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स के वीडियो नंबर 11 में सवाल यह पूछा गया था कि भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद सन 1972 में शिमला समझौता इंदिरा गांधी और किसके साथ हुआ था? तो यह समझौता हुआ था इंदिरा गांधी और पाकिस्तानी पीएम जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ। आज का प्रश्न वीडियो के अंत में पूछा जाएगा। जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं सभी को बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं, और जो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं वो अपने इंप्रूवमेंट के लिए और एग्जाम में बेहतर करने के लिए पार्टिसिपेट करना आज से स्टार्ट करें। और आज से जिसका कमेंट सबसे बेटर होगा, पूरी व्याख्या के साथ होगा, उसके कमेंट की स्क्रीनशॉट भी करंट अफेयर्स की वीडियो में लगाई जाएगी नेक्स्ट डे पर। तो दोस्तों, ये सीरीज अगर आपको पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग जरूर किया करें। और शुरू करेंगे 13 जनवरी के करंट अफेयर्स। सबसे पहले बता दें आपको कि 51वां इफी यानी कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की शुरुआत हो रही है और ये शुरू हो रहा है 16 जनवरी से। कहां पर? पणजी में। पणजी कहां पर है? गोवा में है। और इस बार की जो सबसे बड़ी खबर है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इस बार जो फोकस कंट्री है वो है बांग्लादेश। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच इफी के अंतर्गत जो कोलैबोरेशन होगा वो सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए किया जाएगा। इसमें जो फिल्म ओपनिंग फिल्म होगी, यानी कि जिस ओपनिंग फिल्म के द्वारा ये फेस्टिवल का प्रीमियर किया जाएगा, ये फिल्म होगी डेनिश फिल्म मेकर थॉमस विंटरबर्ग की फिल्म अनदर राउंड। और समापन की मूवी होगी वाइफ ऑफ ए स्पाई। फिलहाल जो क्वेश्चन बनेगा इस टॉपिक पर वो इस प्रकार से पूछा जाएगा कि द कंट्री इन फोकस फॉर द 51st एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया यानी कि ईफी विल बी विच ऑफ द फॉलोइंग। सही जवाब होगा इसका क्या? जी हाँ दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। ठीक है, तो दोस्तों आप थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। ईफी की स्थापना हुई थी 1952 में। ये भी आप याद रखना, एग्जाम में भी पूछा जाता है। इसका आयोजन गोवा सरकार और डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल, जो कि काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में, के सौजन्य से होता है। इसका जो 51वां आयोजन है वो 16 से लेकर 24 जनवरी 2021 के बीच होगा। गोवा के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। मुख्यमंत्री हैं श्री प्रमोद सावंत। और जो पणजी है ये गोवा की क्या है? राजधानी है। और यहां पर जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है कौन सी? कोंकणी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। प्रश्न यह है कि भारत में हर साल सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है? व्हेन द रोड सेफ्टी वीक ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर इन इंडिया। सही जवाब होगा ऑप्शन, जी हाँ, ऑप्शन ए, 11 से 17 जनवरी के बीच में हर साल सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। तो दोस्तों एक बात और भी याद रखना कि ये जो सड़क सुरक्षा सप्ताह होता है, ये रोड सेफ्टी वीक, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ऑन हाईवेज के द्वारा मनाया जाता है। और 2021 में इसका 32वां आयोजन होगा, यानी कि 2021 में हम 32वां रोड सेफ्टी वीक मनाएंगे। 2021 की थीम रखी गई है सेफ योरसेल्फ टू सेव योर फैमिली। सेफ योरसेल्फ टू सेव योर फैमिली। भारत में सड़क सुरक्षा को प्रभावी बनाने के लिए केंद्र सरकार ने मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल 2019 भी पेश किया था, यह भी याद रखना आप। और ताजा आंकड़ों के अनुसार रोड एक्सीडेंट में 2016 में 1.5 लाख, 2017 में 1.47 लाख और 2018 में 1.49 लाख यानी कि 1.49 लाख लोग मारे गए थे। यानी कि भारत में रोड एक्सीडेंट में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नीचे आ रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा कि यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक, यूनाइटेड नेशन का ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक, ये प्रतिवर्ष होता है 17 से 23 मई तक। और इसमें जो है यूनाइटेड नेशन के साथ कोलैबोरेट करता है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके लिए गृह मंत्री ने सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लॉन्च किया है? सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम। सही जवाब होगा ऑप्शन, जी हां, ऑप्शन सी, कोल माइंस के लिए। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दें कि सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा और इसके माध्यम से कोयला खदानों यानी कि कोल माइंस के सुचारू संचालन के लिए मंजूरी प्राप्त करने में मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने TESOL कोर सर्टिफिकेट कार्यक्रम शुरू किया है? किस केंद्र शासित प्रदेश ने TESOL कोर सर्टिफिकेट कार्यक्रम शुरू किया है? तो दोस्तों एक बात और भी याद रखना कि 26 जनवरी 2020 के बाद से भारत में जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी संख्या हो गई है 8, ये भी याद रखना। और जो स्टेट्स हैं वो 28 हैं, ये भी आप याद रखना। तो दोनों इंपॉर्टेंट हैं, स्टैटिक जीके में ये क्वेश्चन आ सकता है। फिलहाल TESOL कोर सर्टिफिकेट कार्यक्रम शुरू किया गया है किसके द्वारा? ऑप्शन डी, दिल्ली के द्वारा शुरू किया गया है। और ये कार्यक्रम शुरू क्यों किया गया है दोस्तों? जैसा कि आप जानते हैं दिल्ली के जो डिप्टी CM है मनीष सिसोदिया, उन्होंने इस कार्यक्रम को लॉन्च किया है
और इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है दिल्ली के जो सरकारी स्कूल हैं उसमें अंग्रेजी की जो शिक्षण विधि है, टीचिंग मेथड, उसको इम्प्रूव करना है और साथ ही साथ जो टीचर हैं अंग्रेजी के उनके नॉलेज को और भी इम्प्रूव करना है। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में किस संस्था ने भारतीय सेना के लिए हिमतापक हीटिंग उपकरण का विकास किया है? हिमतापक, देखो ये नाम ही है हिमतापक, ठीक है। तो भारतीय सेना के लिए ये उपकरण किसने बनाया है? ज्यादातर जो काम करता है भारतीय सेना के लिए कौन सी संस्था करती है? ये डीआरडीओ करता है। तो ये उपकरण भी डीआरडीओ ने ही बनाया है। तो सही जवाब है ऑप्शन, जी हाँ, ऑप्शन ए, ठीक है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ, जिसकी स्थापना हुई थी कहाँ, कब हुई थी? 1958 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। तो डीआरडीओ ने बर्फीली चोटियों पर तैनात भारतीय सेना के लिए 2 उपकरण बनाए हैं। इसमें एक है हिमतापक, तो यह सुनिश्चित ये करेगा कि बैक ब्लास्ट और जहरीली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड से किसी सैनिक की मौत ना हो। जो दूसरा उपकरण है वो ऊंची चोटियों पर पीने के पानी की समस्या को दूर करेगा। तो मतलब ये होगा कि जो पीने का पानी वहां पर जम जाता है उसको जमने नहीं देगा। तो ठंड से होने वाले घावों से बचाने के लिए एक क्रीम भी लॉन्च किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड एलाइड साइंसेज के डॉक्टर राजू वासणे ने कहा है कि हिमतापक को आर्मी आईटीबीपी के उन सभी अड्डों पर लगाया जाएगा जहां तापमान बहुत कम रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी काफी अच्छा है। प्रश्न ये कुछ है कि हाल ही में किसे सीआईएसएफ के 28वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? सीआईएसएफ का 28वां डीजी किसे बनाया गया है? तो बनाए गए हैं सुबोध कुमार जायसवाल। वरिष्ठ आईपीएस सुबोध कुमार जायसवाल ने 8 जनवरी को सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित मुख्यालय में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ के महानिदेशक डीजी का पदभार ग्रहण किया है। इससे पहले वे मुंबई में पुलिस महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे। जायसवाल सीआईएसएफ के 28वें महानिदेशक होंगे। राजेश रंजन की सेवानिवृत्ति के बाद, यानी कि रिटायर हुए हैं कौन? राजेश रंजन जी। उनके रिटायर होने के बाद उन्हें बल के डीजी का पदभार सौंपा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हाल ही में श्रीलंका के किस बल्लेबाज ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? और ये कौन है? ये है ऑप्शन, जी हाँ, ऑप्शन सी, सेहान जयसूर्या। सेहान जयसूर्या ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ये श्रीलंका के बल्लेबाज हैं। और ऐसा इन्होंने क्यों किया है? दोस्तों यहां पर न्यूज ये निकल के आ रही है कि शीर्ष क्रम के बल्लेबाज सेहान जयसूर्या ने श्रीलंका क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। जयसूर्या ने यह फैसला अपने परिवार के अमेरिका में बसने का फैसला करने के बाद लिया है। वेबसाइट ESPN क्रिक इन्फो, इसका यूज आप करते होंगे स्कोर वगैरह देखने के लिए। तो ESPN क्रिक इन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका क्रिकेट यानी कि SLC ने एक बयान जारी करके इस बात की जानकारी प्रोवाइड की है। 12 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली दूसरी भारतीय कंपनी कौन सी बन गई है? 12 लाख रुपए की मार्केट कैप वाली कंपनी कौन सी बन गई है? जी हाँ दोस्तों, ये बन गई है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी TCS ने सोमवार को 12 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप हासिल कर लिया है। TCS यह मुकाम हासिल करने वाली देश की पहली आईटी कंपनी बनी है और दूसरी सूचीबद्ध कंपनी बनी है। इसके पहले मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज को यह मुकाम हासिल हो चुका है। TCS का दिसंबर तिमाही में मुनाफा पिछली तिमाही के मुकाबले 7.2% बढ़ा है। इस दौरान कंपनी का जो प्रॉफिट रहा वो 8,701 करोड़ रुपए रहा, जो कि पिछली तिमाही में 8,118 करोड़ रुपए था। दिसंबर तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू भी 4.7 बढ़कर कितना हो गया है? 42,015 हो गया है। और ये पिछली तिमाही से कितना? 40,135 करोड़ रुपए था। कंपनी ने 2021-22 के लिए दहाई अंक में आय वृद्धि का अनुमान लगाया है। बेसिकली आपको बस इतना याद रखना है यहाँ पर कि 12 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप हासिल करने वाली दूसरी कंपनी TCS है। पहली कंपनी कौन सी है? मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। देखो ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि अमुक जो तूफान है, चक्रवात है, वो किस देश में आया। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि फिलोमेना नामक तूफान हाल ही में किस देश में आया था? फिलोमेना दोस्तों ये तूफान बहुत ही भयानक था और ये भी हाल ही में कहां पर आया था? ऑप्शन सी, ये स्पेन में आया था, ठीक है। तो स्पेन की राजधानी कौन सी है? मैड्रिड। मैड्रिड से लेकर मध्य स्पेन तक भीषण तबाही मची है इस तूफान के कारण।
और यह भी माना जा रहा है कि इसमें लगभग 3 से अधिक लोगों की मौत भी हुई है। तूफान के कारण मैड्रिड और मध्य स्पेन में 50 साल की सर्वाधिक बर्फबारी हुई है। स्पेन में सभी प्रकार की ट्रेनों का संचालन भी बंद कर दिया है, यानी कि इस तूफान ने स्पेन में बहुत अधिक तबाही मचाई है। अगला क्वेश्चन आंकड़ों पर आधारित है। 1 जनवरी 2021 को समाप्त सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 4.483 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी के साथ कितने मिलियन डॉलर तक पहुंच गया है? सही जवाब इसका ऑप्शन, जी हां, ऑप्शन ए 583.324 अरब डॉलर ये हो गया है। और फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट डाटा इसका ये निकल के आता है कि विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा लाने वाले देशों की सूची में भारत 5वें स्थान पर है। ये भी याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जबकि जो चीन है वो पहले स्थान पर है। तो दुनिया में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा लाने वाले देशों की सूची में भारत 5वें स्थान पर और चीन जो है वो कौन से स्थान पर है? वो पहले स्थान पर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 2021 की परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर किसे आमंत्रित किया गया है? सही जवाब है इसका ऑप्शन, जी दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, तो बोरिस जॉनसन जो है ब्रिटेन में सेकेंड स्ट्रेन कोरोना की वजह से अब आने में असमर्थ हैं। तो अब उनकी जगह पर चंद्रिका प्रसाद संतोखी को मुख्य अतिथि के तौर पर 26 जनवरी 2021 की परेड में आमंत्रित किया गया है। तो यहां पर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको भी देख लेते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के भारत दौरा रद्द होने के बाद गणतंत्र दिवस के नए मुख्य अतिथि सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी को 26 जनवरी की परेड का मुख्य अतिथि नियुक्त किया गया है। अब यहां पर बात हो रही है किसके बारे में? चंद्रिका प्रसाद संतोखी के बारे में। तो यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन है, वो ये है कि सूरीनाम जाने के लिए अब वीजा की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने इसके पहले शनिवार 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस में वो शामिल हुए थे। डिजिटल माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि सूरीनाम से भारत आने वाले यात्रियों के लिए वीजा परमिट समाप्त करके इस दिशा में पहला कदम उठाने के लिए हम तैयार हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार और पर्यटन के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ने की पूरी गुंजाइश है। अगला क्वेश्चन होगा, लेकिन उसके पहले एक वन लाइनर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आ सकता है कि जापान ने भारत के कोविड राहत कोष में कितने रुपए का ऋण दिया है? सही जवाब होगा इसका, भारत के कोविड राहत कोष में जापान ने दिया है 2113 करोड़ रुपए का ऋण। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसकी पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लेना हमारे टेलीग्राम चैनल से, वहां पर जाके डाउनलोड करने के बाद इसका रिवीजन आप जरूर कर लेना। जो बाइडेन ने किन 2 भारतीय अमेरिकियों को अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में शामिल करने की घोषणा की है? सही जवाब होगा इसका क्या? ऑप्शन, जी हां, ऑप्शन सी सुमोना गुहा और तरुण छाबड़ा। सुमोना गुहा और तरुण छाबड़ा को अमेरिका का जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है उसमें शामिल किया जाएगा और इसकी घोषणा नवनिर्वाचित जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उन्होंने की है। तो सही जवाब ऑप्शन सी है। कौन सा भारतीय बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी प्रारूपों में 100 छक्के लगाने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया है? तो दोस्तों ये कौन है? ये है रोहित शर्मा, यानी कि विकल्प बी हमारा बिल्कुल सही है। याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन होगा कि एनएचपीसी लिमिटेड ने अगले 5 वर्षों में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स की स्थापना में सहायता के लिए किससे समझौता किया है? तो इसको आप अक्षय ऊर्जा भी कहते हैं, क्योंकि ये जो एनर्जी है ये रिन्यूएबल होती है। तो समझौता किसके साथ हुआ है? इरेडा के साथ हुआ है। IREDA के साथ एनएचपीसी लिमिटेड ने समझौता किया है। एनएचपीसी का मतलब होता है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको कहां पर? हरियाणा के फरीदाबाद में। तो दोस्तों हम आ गए हैं वीडियो के अंत में। अब यहाँ पर एक सवाल होता है आप सभी लोगों के लिए, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होता है। और इसका जब आंसर आप लिखना तो थोड़ा डिटेल में लिखना, ताकि बाकी लोग इसे अच्छे से समझ सकें और जो लोग इसे पढ़ेंगे वो इसे लाइव भी करेंगे। जो बेस्ट आंसर होगा उसको हम कल के वीडियो में शामिल भी करेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि भारत में प्रथम आणविक परीक्षण 1974 में हुआ था, ठीक है। इसे किस नाम से जाना जाता है? आपके विकल्प हैं शक्ति 1, बी टॉर्नेडो, सी चगाई, डी हंसते हुए बुद्ध। तो दोस्तों कमेंट करके इसका आंसर आप जरूर लिखिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। पसंद आया वीडियो तो इसे लाइक करके ही जाइएगा। थैंक यू सो मच।